नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 2030 के भारत के इस खास कार्यक्रम में। 2030 के भारत में हम अक्सर उन लक्ष्यों की बात करते हैं जो भारत देश के लिए बहुत जरूरी भी हैं और भारत देश को ये लक्ष्य मिले हुए हैं 2030 तक हासिल करने के लिए। हम उन 3 प्रमुख लक्ष्यों की बात करते हैं जो है शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था। हमारे साथ अलग-अलग चेहरे जुड़ते हैं, उनके विचार हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो 2030 के भारत को लेकर क्या सोचते हैं? क्या 2030 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाएगी या फिर नहीं? तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एआईसीसी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर शाकिर अली जी। सर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास शुक्रिया, आदाब, शुक्रिया। जी, सबसे पहली और सबसे अहम जो मुझे यहाँ पर बात लगती है वो है अगर हम देखें तो गरीबी की, क्योंकि गरीबी एक ऐसी चीज है, अगर गरीबी सही होती है, गरीबी खत्म होती है तो ऑटोमेटिकली जो भुखमरी का रेट है और जो शिक्षा का रेट है वहाँ कहीं ना कहीं अच्छा जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा। तो गरीबी के मायने में 2030 तक भारत कहाँ तक पहुंच पाएगा गरीबी खत्म करने के मायने? देखिए, मुद्दे तो काफी अच्छे हैं, बातें भी तीनों काफी अच्छी हैं, गरीबी खत्म करना और सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं। लेकिन आज के इस हालात में जब हमारा भारत देश, जहाँ देवी देवताओं और आस्था का प्रतीक है ये देश, वहाँ हमारे अन्नदाता दुखी हैं। और अन्नदाता को दुखी करके आपको लगता है कि भुखमरी खत्म की जा सकती है? उनके सही उचित मूल्य ना दे करके आपको लगता है कि इस देश में खुशहाली लाई जा सकती है? क्योंकि अन्नदाता के साथ दाता शब्द जो लगाया गया अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। ये लगभग ईश्वर के करीब का शब्द होता है। तो इस तरह से गरीबी दूर नहीं होगी और देश के माहौल को जिस तरह पॉइजनस कर दिया गया है, जात पात, जब जिस एरा में हम लोग पैदा हुए थे उस एरा में जात पात तो काफी दिनों के बाद पता चला था। आज तो प्री एलकेजी, प्री यूकेजी या नर्सरी के बच्चों को पता होता है कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। तो जब तक हम इसे नहीं खत्म करेंगे, लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, धर्म को घर में छोड़ के सड़क पे नहीं लाना है। आस्था इंसान का व्यक्तिगत होता है और उस आस्था को जब सड़क पे लाएंगे, कंपटीशन पैदा करेंगे, तो फिर इस देश का उत्थान बड़ा मुश्किल दिखता है मुझे। नॉट सो इजी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जैसे आपने बोला कि जात पात की जो चीजें हैं पहले नहीं हुआ करती थी और अब ये चीजें सामने आ चुकी हैं। डेवलपमेंट से लोगों का ध्यान बेसिकली हट चुका है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो देखिए, चुनाव जब सामने आते हैं तो बहुत से वादे दिखते हैं, बहुत सी प्रोमिसेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सामने आते हैं, लेकिन उन वादों पर नहीं खरे उतर पाते हैं लोग, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, या मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं तो अब यहाँ पर जात पात के हिसाब से लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती है। तो दोषी हम किसको माने, लोगों को माने या पॉलिटिकल पार्टीज को माने? ये बहुत हद तक हमारा ये निजी और व्यक्तिगत राय है कि अगर हम लोगों को एजुकेट करेंगे तभी वो चीजों को समझ पाएंगे। नॉन एजुकेशन में जब रहेंगे, लोग एजुकेटेड नहीं रहेंगे, तो फिर उन्हें जो दिखाया जाएगा जादू के रूप में, कैसे जादूगर कौन देखते हैं? बड़े लोग, हम जैसे लोग नहीं देखते, छोटे बच्चे देखते हैं। तो इंसान जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो मोटा मोटी बच्चों जैसा ही बिहेव करेगा, उसके दिमाग में जो आप डालेंगे वो डल जाएगा। तो इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन पे काम करना, जिसका इन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल कोलैप्स कर दिया है। इवन के देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद का नाम सिलेबस से निकाल दिया है। तो ये किसी को नहीं पता है। ये आए दिन कभी इंदिरा जी के ऊपर फिल्म बना देते हैं, कभी कश्मीर फाइल बना देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जात पात करके कभी ठीक नहीं होगा। आपको सबसे पहले इंसानियत पे काम करना ही होगा, जो इस देश में शुरू से इस देश को पूरे दुनिया में जाना गया है, लोकतंत्र के लिए, एकता और अखंडता के लिए, मोहब्बत का प्रतीक है भारत। आज भी देखिए, दुनिया की कई अजूबों में एक अजूबा आगरा ताजमहल है जो मोहब्बत का प्रतीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने एजुकेशन की बात कही। जाहिर तौर पर अगर देश में शिक्षा व्यवस्था सही होगी, एजुकेशन सही होगा तो उसका इम्पैक्ट हमें गरीबी और भुखमरी पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन अमूमन एक चीज देखी, चुनाव आता है तो जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होती है, कई तरह के वादे किए जाते हैं। एजुकेशन को लेकर बात बहुत ही कम, या फिर मैं ये कहूँ कि ना के बराबर देखने को मिलती है। किसी के भी स्कीम्स में एजुकेशन को लेकर ना उतनी ज्यादा बात की जाती है, ना उतना ज्यादा तवज्जो दी जाती है इस चीज को।
तो क्या लगता है आपको अभी की जो सिचुएशन है, अभी का जो सिनेरियो है और जिस तरह से जो वादे किए जाते हैं, क्या इंडिया में जो इस वक्त एजुकेशन मिल रहा है वो अच्छा एजुकेशन मिल रहा है? फिलहाल का जो एजुकेशन है वो किस तरह का है और किस तरह से सिचुएशन होनी चाहिए एजुकेशन को लेकर? देखिए, आज की अगर पॉलिटिकल बात खत्म कर दें तो आज की वर्तमान सरकार बेसिकली एजुकेशन में भी जात पात ला दिया। उसका सीधा टारगेट एएमयू में होता है, आपका जेएनयू पे है, जहां गरीब बच्चे पढ़ पा रहे हैं, जामिया पे है। ये किसी तरह का भी पॉइंट आउट करके वो चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन उनका खत्म कर दें। तो हर चीज का ध्रुवीकरण करना, जात पात करना, ये मेरे ख्याल से एजुकेशन से 10 साल कोई छोटा वक्फा नहीं होता है। दिल्ली में 10 साल से सरकार है, वो छोटे छोटे चलो रेवन्यू बांट रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है, 200 यूनिट फ्री, ये फ्री वो फ्री, बट सुनने में लुभावना लगता है। आप उनसे पूछिए, एक यूनिवर्सिटी दिल्ली में आज तक नहीं खुला है। स्कूलों को उन्होंने सिर्फ पेंट किया है, कोई नई बिल्डिंग नहीं है। उसका रंग रोगन कर देना एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना नहीं कहा जाता है, उन्हें काम करना पड़ेगा। शीला जी के इतिहास को जाके देखना पड़ेगा। मैं बहुत पीछे नहीं जाता हूँ, ऐसे बीजेपी चली जाती है आदिकाल से, महाभारत और रामायण की बात करने लगती है। मैं 20-25 साल पहले की बात करना चाहता हूँ। 20-25 साल पहले जाएगा तो आप देखिए, उसी दिल्ली में हमारे बड़े भाई, हमारे फादरली लोग विंड चीटर पहन करके जाते थे, अदरवाइज उनका कपड़ा काला हो जाता था पूरे दिन में। सीएनजी पे लाया गया, शीला जी ने वहां के पॉल्यूशन फ्री दिल्ली को बनाया। वो देश की राजधानी है, वहां कब तक आप बहाना करते रहे, वहां महिला सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं। एजुकेशन तो सबसे बेसिक चीज है। आप सिर्फ जीरो बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं जब किसी के साथ वारदात हो जाती है तो आप कहते हैं कि ये तो केंद्र सरकार की पुलिस है। बहुत गलत सोच है उनकी है। ये दोनों आपस में मिलकर देश को खोखला कर रहे हैं। आज तक इन्होंने दिल्ली के फ्लाईओवर्स में या किसी भी डेवलपमेंट में एक नट बोल्ट भी नहीं लगाया है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपने बात करी कि स्कूल की बात हुई कि एक भी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं। एक जब हम माइनॉरिटी सेक्शन की बात करते हैं, हाँ, जब हम माइनॉरिटी सेक्शन की बात करते हैं तो माइनॉरिटी सेक्शन में मुस्लिम, सिख, जैन सभी आते हैं। तो जैन्स की जो क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज अगर हम देखें तो कम है, सिख भी कम है, लेकिन मुस्लिम्स जो है वो ज्यादा है। अब यहाँ पर ये सर्वे निकल के आया है और देखा जा रहा है कि जो एजुकेशन का लेवल है वो इस पर्टिकुलर, अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूं तो कम है, एजुकेटेड कम है, और है अगर तो फिर वो बड़े हाई क्लास है। वो अगर पढ़ लेते हैं तो वो हाई क्लास तक पहुंच जाते हैं और कुछ ना कुछ मुकाम हासिल कर लेते हैं। लेकिन जिनको शुरू से एजुकेशन नहीं मिल पाती है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, और ये पूरा उनका जनरेशन बाय जनरेशन चली आती है ये सारी चीजें। इस वजह से वो पूरी जो एक तरीके से पूरा परिवार कहें, पूरा खानदान कहें, वो अनएजुकेटेड की ऐसी श्रेणी में आता जा रहा है। और इस वजह से जो नॉन एजुकेटेड की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। तो मैं यहाँ पर गलती किसकी मानूं? आखिर लोगों का ये कहना है कि शिक्षा तो हिंदू मुस्लिम और सबके लिए एक ही है, तो फिर ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो पढ़ क्यों नहीं रहा है? वेरी ट्रू, बहुत ही शानदार सवाल है आपका। देखिए, इसके पीछे बेसिक चीज ये रहा है कि जहां तक हमारी अपनी समझ है, देश में आपने कभी नहीं सुना होगा कि जैनियों के खिलाफ दंगा हुआ। आज ईसाइयों के खिलाफ हो रहा है। कभी नहीं सुना होगा कि बौद्ध लोगों के खिलाफ दंगा किया गया, ईसाइयों के, महावीर के खिलाफ, जितने भी लोग हैं जो सिख सेगमेंट्स आते हैं माइनॉरिटीज में, उनके खिलाफ नहीं, दंगा हमेशा मुसलमानों के खिलाफ किया गया, क्योंकि इनकी आबादी ज्यादा है और इनके लिए पहला पहला जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू, जो इनका पहला रिक्वायरमेंट हो जाता है वो ब्रेड एंड बटर हो जाता है, रोटी हो जाता है। इसलिए वो एजुकेशन से दूर रहे, और इसमें सरासर गवर्नमेंट की गलती रही है। जब आप किसी को सुरक्षा नहीं देंगे, जब बहू बेटियां रोड पे निकलेंगी नहीं, चाहे वो किसी धर्म जात की हो, जब रोड पे निकलने से उन्हें ये मान लिया जाए कि भाई वो कमजोर है, वो महिला है, उनके साथ आप रोड पे उनको टीज करें, उनको परेशान करें, तो कैसे पढ़ पाएंगे? इसलिए मुस्लिमों को सुरक्षा की बड़ी कमी रही है। आजादी के बाद जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद से ही बड़े मुश्किल वक्त से कांग्रेस ने इन चीजों को संभालने की कोशिश की, लेकिन इससे बहुत सारी कमी मुस्लिम लीडर्स की भी रही है। अब तक के जो लीडर्स जो कौम के नाम पे राजनीति करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो, उन लोगों ने कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया है, तो देश के लिए तो दूसरी बात है। पहले जो जैसे मौलाना आजाद, इन्होंने सिस्टम देश के लिए बनाया, एजुकेशन सिस्टम बनाया, सारा जितने सारे विद्यापीठ वगैरह हैं, जितने सारी चीजें हैं, वो मौलाना आजाद ने बनाया। उसके बाद के जनरेशन में जितने लीडर्स भी आए हैं, वो कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो एक कम्युनिटी जो डरा हुआ कम्युनिटी था, जिसे आज भी रोज साबित करना पड़ता है कि मैं भारतीय हूँ, रोज सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो एजुकेशन की तरफ तब जाता ना जब उसका मेंटल पीस होता,
स्कूल होता, काम होता, उसे तो रोटी की बिल्कुल। जरूरत पड़ गई। इसलिए मैं हमेशा मुसलमानों को कंपेयर करता हूँ बिहार वासियों से, क्योंकि बिहार के लोगों का पूरे देश में सम्मान, या तो वो टॉप पे होते हैं या फिर नीचे वो लेबर क्लास का काम करते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। सिर्फ ऐसे ही होते हैं, या तो टॉप पर है या वो लेबर क्लास में है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये जो आपने बात कही ना कि मैं उत्तर प्रदेश को भी इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश का जो कुछ हाँ, सेक्शन ऑलमोस्ट है ऑलमोस्ट लाइक दैट। हाँ, इवन वो ईस्टर्न भी यूपी, उसमें इवन आता ही वेस्टर्न है। यूपी में भी एजुकेशन नहीं है। जी, हाँ, और ये भी देखा कि काफी टैलेंटेड लोग होते हैं वहाँ के, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं। सबसे बड़ी राइट, बात ये है राइट। कि देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की देखें तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज और कंपनीज की अगर हम बात करें तो है ही नहीं एक तरीके से। नोएडा को अगर हम एक एक्सेप्शन में कर ले तो उसके बाद कोई भी ऐसा आपको शहर नहीं मिलेगा जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा हो, है ही नहीं। वहाँ के बिल्कुल लोग पूरे नहीं, माइग्रेट बिल्कुल होते नहीं। हैं, माइग्रेट होते हैं। राइट, और सबसे बड़ी बात वहाँ के लोगों का ये कहना है कि कोई भी सरकार आई हो, कितने भी वादे किए हो, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए काम नहीं हुआ है, जीरो समझिए। तो मैं इसमें ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपके इस पे क्या विचार है? बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलमोस्ट इधर 10-15 साल से जब हम लोगों ने कायदे से होश संभाला है, तो हम लोगों ने देखा कि पहले जब छोटे हुआ करते थे तो मोहल्ले में, कॉलोनीज में जहां भी रहते थे, वहां खबर आती थी पेपर में कि आज वैकेंसीज निकले हैं। कई जगह पता चलता कि भाई पड़ोस के उन भैया का नौकरी लग गया। अब तो नौकरी नहीं लगता है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो जॉब पेंडिंग है, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वो सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। इंडिया एक छोटी सी कंट्री नहीं है, इंडिया इज अ वेरी बिग डेमोक्रेटिक कंट्री, और यहाँ तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा। आज भी हमारी सोच ऐसी है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी शादी बड़ी आसानी से हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर वाले लोग जल्दी शादी भी नहीं करते अपने बेटी की किसी से। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह इन्होंने अग्निवीर पैदा कर दिया, जिस देश में हमारे लोग भर्ती होते थे नौकरी पैसे के लिए नहीं, अपने भारत माँ की रक्षा के लिए, माँ समझ के आदमी वहां भर्ती होते थे, वो बहाल खुद को करते थे। लेकिन हर चीज को प्रोफेशनल कर देना, इसराइल और अमेरिका के ट्रेंड पे चलना, विच इज नॉट गुड। भारत हमारा ऋषि मुनियों का, पवित्र सूफी संतों का देश है। यहाँ तो इंसानियत के साथ, इंसानियत के लिए बात करना होगा। मन की बात करने से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ जन की बात करनी होगी। सर, एक और मेरा सवाल जहन में उठ रहा है बार बार। जी, पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा आरोप आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस ने स्थिति ऐसी बिगाड़ दी कि उसको सुधारने में इतना टाइम लग रहा है। मतलब इतना समय लिया और स्थिति को पूरा तहस नहस कर दिया कि सुधारने में हम लोगों को इतना टाइम लग रहा है। तो पहले सुधारेंगे तब तो डेवलपमेंट करेंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वेरी ट्रू। ऐसा भी कुछ ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है कभी कभी, विच इज नॉट गुड। मैं बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त देश को टेक ओवर किया था, जिस वक्त देश में एक सुई बनाने की कारखाना भी, फैक्ट्री तो बहुत बड़ी चीज हो गई, कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं था। और जात पात सभी भेदभाव को मिटाते हुए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हुए हरित क्रांति किया गया, अनाज फसल उगाया गया। जहां देश में खाने को अनाज नहीं था, कांग्रेस पार्टी में, उस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी होकर के, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस कार्यकर्ता के पद पे रह के उस पार्टी की सेवा करूंगा, क्योंकि वो देश हित में है। उसने, हमारे पूर्वजों के द्वारा मैंने सुना है, हमारे पूर्वज कोई माफी वीर नहीं थे, वो क्रांतिकारी जी। लोग थे। हमारे पूर्वज अंग्रेजों के चाटुकार नहीं थे। और आज की जो सत्ता है, आप देखिए ना डेवलपमेंट क्या कर रही है। राम मंदिर करते थे, वो भी बना, उसमें भी छेद है, पानी लीक हो रहा है। ये बात करते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि इनका डेवलपमेंट क्या है। मस्जिदों में जाके शिवलिंग निकाल रहे हैं। आपको लगता है गवर्नमेंट का ये काम होता है? इसके लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे है, और वो भी मंदिर ढूंढने के लिए नहीं है, पुरातत्व विभाग प्राचीन इतिहासों को ढूंढने के लिए है। ये हर जगह सारा काम छोड़ के जात पात में लगे हैं, सारे मस्जिद में शिवलिंग निकाल रहे हैं। मैंने तो एक बार डिबेट में कहा भी था कि आप पूरे देश की मस्जिदों को ले लें, लेने के बाद आप देश हित में काम शुरू करें, क्योंकि नौजवानों को मंदिर मस्जिद नहीं, नौकरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। इस दिशा में गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जैसे आपने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस के हाथों में ये देश आया था और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जीरो से शुरुआत की है, इस देश के लिए काम किया है। तो जिस तरह से जीरो से कांग्रेस ने इस देश को ऊपर उठाया है और डेवलपमेंट किया है, एक सवाल मेरे मन में कि अगर जीरो से शुरुआत करने के बाद, देश के लिए काम करने के बाद, आज ये स्थिति क्यों है कि लंबे समय से कांग्रेस को दोबारा मौका नहीं मिला? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लेटेस्ट गवर्नमेंट आई थी वो शुरू में एन केन प्रकार किसी तरह टेक्नोलॉजी को धोखा देके वो आ गई। उसके बाद जनता के दिमाग में सारे चीज हटा करके उसने जात पात डाल दिया, देवी देवता। आप देखिए किसी भी पर्व त्योहार को अब जात के हिसाब से देखा जाता है।
आज दिल्ली में भी बीजेपी का क्या एजेंडा है? वो दिवाली और होली में गैस सिलेंडर देंगे, तो क्रिसमस में और ईद में नहीं देंगे। तो उनका दिमाग फ्री का मामला जात पात चल रहा है, और जात पात करके ही वो काम सोच रहे, चल रहा है तो चला रहे हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। काट की हांडी बहुत दिन तक नहीं जलती है, तो इनका समापन होना तय है और बहुत जल्द, क्योंकि हमारा मतलब देश यहाँ पर जैसे आपने बोला ना कि दिल्ली में ऐसा एजेंडा चल रहा है कि होली और दिवाली पे करेंगे और ईद और क्रिसमस पे नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को लेके लोगों के मन में ऐसा कंसेप्शन है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स पर फोकस करती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं 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 है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, अगर ईद में और बकरीद में और क्रिसमस में अगर ये गैस सिलेंडर देते, तो मैं कहता कि आप होली और दिवाली में भी दीजिए। भारत 5 उंगलियों का देश है, 5 उंगली समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, गुलदस्ता का देश है। एक भी फूल आप हटा के आप चाहेंगे कि एक रंगा बना दे, तिरंगा हटा के, ये हम कभी नहीं होने देंगे। हम तिरंगे को प्यार करने वाले हैं, तिरंगा देश में कभी नहीं चलने देंगे, और अंतिम सांस तक अपने देश के सभी हिंदुस्तानियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको रिजर्वेशन देना है तो जात पात हटा करके आप रिजर्वेशन दीजिए ना, एजुकेशन में दीजिए। आप एजुकेशन में रिजर्वेशन दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गरीबों को एजुकेशन दीजिए, फ्री फूड दीजिए। बहुत सारे कंट्रीज में फ्री मेडिसिन है, आप उस तरफ काम नहीं कर रहे हैं। आप दिल्ली में हॉस्पिटल खोल दिए, मोहल्ला क्लिनिक, वहां किसी को सैलरी नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स नहीं है। ड्रामा करना सबको आता है, ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, और ये दोनों देखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी तरह से दिल्ली में दोनों मिलकर ही सरकार बनाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, ड्रामा कर रहे हैं वो लोग। और हमारे राहुल जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश के आखिरी गरीब के लिए भी मैं लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मैं प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं। नौजवानों के हित की बात करूंगा, जो देश में अब तक हो रहा है मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल, राहुल गांधी तो एकदम उभरते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आगे और अच्छा वो करें। और एक इसी से, क्योंकि समय की सीमा है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस पार्टी को नेशनल लेवल पे फिर से मौका मिलता है, कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा मौका मिले, देश संभालने का मौका मिले, तो सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है ऐसी भारत देश में जो सॉल्व करनी चाहिए और आप उसको सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी कोई एक समस्या नहीं, इन्होंने अनेकों समस्याओं के देश को कर्ज में डुबा के रख दिया है। जब वो कहते थे कि रुपया गिरता है तो हमारा दिल नहीं लगता है, हम मौत के करीब आ जाते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स पे एट ए टाइम करना पड़ेगा, और उस काम को करने में कांग्रेस पार्टी सक्षम है। सबसे बड़ी जो देश की एकता अखंडता इन्होंने खत्म कर दी है। हर चीज में जात पात है। आज किसी का एक्सीडेंट होता है सड़क पे, तो चेक किया जाता है कि मरने वाला किस जात का है। इंसान नहीं चेक किया जाता, फर्स्ट एड नहीं किया जाता है, वो देखा जाता है कि एक्सीडेंट करने वाला दोनों का जात क्या है। ये शर्मनाक स्थिति आ गई है। बहुत सारे पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा। एजुकेशन पे मैं बार बार कह रहा हूँ, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे, अपने धर्म को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जाहिल आदमी को जो बताया जाएगा वो वही समझेगा। तो सो मेनी पैरामीटर्स आर देयर, और मुझे लगता है कि वी आर वेरी मच कैपेबल, और हम लोग बड़े आसानी से देश को वही। बिल्कुल, चलिए, आपने बहुत सी अच्छी बातें बताई। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये लगा कि अगर कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है तो बहुत से पैरामीटर्स पे आप काम करने के लिए सक्षम है। तो उम्मीद करती हूँ राइट। कि आपको, आपकी पार्टी को मौका मिले, आपके जो भी हेड्स हैं या फिर आप लोग नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे जो काम कर रहे हैं, आप लोग के सामने ड्यूटीज आए और भारत की तस्वीर फिर से एक बार, जैसे आपने बोला था कि भारत की तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने बदली थी आजादी के बाद, तो फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी सामने राइट। उभर के आए और भारत देश की तस्वीर जो है वो बदलती हुई दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के बहुत लिए। शुक्रिया। वी नेवर कमिट, वी डिलीवर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।